महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान वार पलटवार बहुत ज्यादा तेज हो गया है। इलेक्शन धमाका में आज महाराष्ट्र और झारखंड में विधानसभा चुनाव से जुड़ी वो कौन सी बड़ी खबरें हैं जो आगे पूरी तफसील से और डिटेल से आपके सामने पहुंचने वाली है, अब आपको यहां पर बताने जा रहे हैं। 1, 2, 3, 4 ये वो 4 खबरें हैं। महाराष्ट्र के चुनावी रण में आज उतरे पीएम मोदी ने कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी पर बहुत बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने धारा 370 को लेकर कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया। दूसरी बड़ी चुनावी खबर जातियों से जुड़ी हुई है। धुले में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने एकजुटता की बात कही और कांग्रेस पर जातियों के बीच दरार पैदा करने का आरोप भी लगाया। और तीसरी चुनावी बड़ी खबर महाविकास आघाड़ी से जुड़ी है, जो कि कांग्रेस की प्रिया दत्त ने बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी का चुनाव प्रचार करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद एमवीए में तकरार यहां पर काफी हाई लेवल पर पहुंच चुका है। और चौथी सबसे बड़ी चुनावी खबर एकनाथ शिंदे से जुड़ी है। उन्होंने महाविकास आघाड़ी के घोषणा पत्र को अपनी योजनाओं का नकल बता दिया है। और शुरुआत इलेक्शन धमाका में सबसे पहले बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान से करने जा रहे हैं जिस पर विपक्ष में हड़कंप मच गया। महाराष्ट्र के धुले में एक चुनावी रैली में पीएम मोदी ने कांग्रेस पर जमकर बहुत बड़ा प्रहार किया है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से ही देश को तोड़ने वाली साजिश का हिस्सा रही है। कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर को धारा 370 के जरिए मुख्य धारा से अलग किया। और यही नहीं, कांग्रेस पर प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान को 75 साल तक लागू नहीं होने दिया। देश में पहले 2 संविधान चलते थे, लेकिन हमारी सरकार आई तब जम्मू कश्मीर में देश का संविधान लागू हुआ। कांग्रेस हमेशा देश को तोड़ने वाले षड्यंत्रों का हिस्सा रही है। इसका एक बड़ा उदाहरण है जम्मू कश्मीर। कांग्रेस ने कश्मीर को आर्टिकल 370 के जरिए देश की मुख्य धारा से अलग किया। कांग्रेस ने कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान 75 साल तक लागू नहीं होने दिया। ये कांग्रेस वालों को जवाब देना पड़ेगा। इतने लोग कांग्रेस के राज करते रहे, ये परिवार राज करता रहा, क्या कारण था? बाबा साहब आंबेडकर का संविधान जम्मू कश्मीर में लागू नहीं हुआ। देश में 2 संविधान चलते थे। ये मोदी आया तब जाके बाबा साहब आंबेडकर संविधान जम्मू कश्मीर में लगा। और इसके कारण होता था क्या? कश्मीर में दलितों, वंचितों को उनका हक नहीं मिलने दिया। कांग्रेस ने आतंकवाद को संरक्षण दिया, अलगाववादियों का संरक्षण दिया। जो समस्या कांग्रेस ने पैदा की थी, हमने आर्टिकल 370 खत्म करके उस समस्या को भी खत्म कर दिया है। ये 21वीं सदी के भारत के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। इलेक्शन धमाका पीएम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके। उन्होंने कांग्रेस और महाविकास आघाड़ी पर एक और बड़ा हमला यहां पर बोला है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ाने का आरोप लगा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर पर कांग्रेस के मंसूबे कामयाब नहीं होंगे और जब तक मोदी को जनता का आशीर्वाद है तब तक कांग्रेस वाले कश्मीर में कुछ नहीं कर पाएंगे। कोई भी ताकत धारा 370 को वापस नहीं कर सकती। कांग्रेस और यहां अघाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे।
और जब तक मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। कश्मीर में अब केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर का संविधान ही चलेगा। ये मोदी का फैसला है। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धारा 370 पर कांग्रेस और विपक्ष की पार्टियों पर प्रहार किया, तो उधर गृह मंत्री अमित शाह ने भी विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। महाराष्ट्र के सांगली में चुनावी रैली के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने धारा 370 पर एक बड़ा बयान दे डाला। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस जम्मू कश्मीर में 370 वापस लाना चाहती है, लेकिन उनकी 4 पुश्तें आ जाएंगी तो भी 370 वापस नहीं होगा। शरद पवार की एनसीपी ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं हटनी चाहिए। अभी अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने। इलेक्शन धमाका, जातियों का नारा। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर सभी जातियों के एक होने का नारा यहां पर दिया है। महाराष्ट्र के धुले में चुनावी रैली के दौरान पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया। पीएम मोदी ने कहा कि आदिवासियों की एकजुटता कांग्रेस को सुहाती नहीं है। कांग्रेस का एजेंडा है आदिवासी जातियां आपस में यूं ही लड़ती रहे। कांग्रेस ने जब धर्म के नाम पर ऐसी साजिश रची थी तब देश का बंटवारा हो गया था, और अब कांग्रेस देश में जातियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने की भरसक कोशिश कर रही है। आदिवासी जातियों की एकजुटता कांग्रेस को फूटी आंख नहीं सुहाती। कांग्रेस का एजेंडा है कि देश भर की आदिवासी जातियां आपस में लड़ती रहे, उनकी सामूहिक आदिवासी ताकत खत्म हो जाए। कांग्रेस ने जब धर्म के नाम पर ऐसे ही साजिशें रची थी तो देश का बंटवारा हो गया था। अब कांग्रेस एससी, एसटी, ओबीसी समाज की एक जाति को दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रही है। भारत के खिलाफ इससे बड़ी साजिश कोई और नहीं हो सकती। आप मुझे बताइए, आदिवासी जब एकजुट रहेगा तो उसकी ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ताकत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अलग अलग जातियों में टूटने से आप सोचिए कमजोर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। एक है तो हमें एकजुट रहकर कांग्रेस के खतरनाक खेल को नाकाम करना है और विकास के रास्ते पर आगे बढ़ते रहना है। और सीधा रुख करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली की तरफ, जो कि इस वक्त महाराष्ट्र के नासिक में हो रही है। सीधा रुख। में बदलाव किया गया है। साथियों, भारत की प्रगति के लिए महाराष्ट्र का तेजी से आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र आगे बढ़ेगा तभी भारत विकसित बनेगा। महाराष्ट्र किस स्पीड से आगे बढ़ सकता है, पिछले 2.5 वर्ष में महायुति सरकार ने दिखाया है। आज देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स में महाराष्ट्र बहुत आगे है। यहां हाईवेज और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं।
आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़े क्षेत्रों में महाराष्ट्र में निवेश हो रहा है। लेकिन आप मुझे बताइए, अगर कोई सरकार ये काम रोक दे तो क्या महाराष्ट्र आगे बढ़ पाएगा? हाथ तो हिला रहे हो, मुंह से भी तो बोलो। इलेक्शन धमाका सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी अनुच्छेद 370 की बहाली वाले प्रस्ताव का मुद्दा अपनी रैली में उठाया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फिलिस्तीन और पाकिस्तान पर आंसू बहाने वाले खामोश क्यों हैं। कश्मीर विधानसभा के अंदर उस प्रस्ताव को देखा होगा जिसमें उन्होंने कहा है कि हम कश्मीर के अंदर धारा 370 को फिर से बहाल करेंगे। यानी आतंकवाद की जड़ जो धारा 370 है, जिसे 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमेशा के लिए समाप्त कर दिया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि जम्मू कश्मीर विधानसभा के इस प्रस्ताव पर वो बोले। क्यों उनका मुंह बंद है इस पर? ये फिलिस्तीन के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग, पाकिस्तान के नाम पर आंसू बहाने वाले लोग जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर मौन क्यों बने बैठे हैं? इलेक्शन धमाका यूपी उपचुनाव, जहां आज सीएम योगी आदित्यनाथ मुजफ्फरनगर के मीरपुर विधानसभा में रैली करते नजर आए और रैली के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। मैं यहां भाषण कर रहा था, तब तक पब्लिक के बीच से नारा आ रहा था। वो कह रहा था कि 12 से 17 के बीच में एक नारा चलता था और वो नारा होता था, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा समझो बैठा है कोई। और बहनों और भाइयों, आज मैं कह सकता हूं कि जहां दिखे सपाई वहां बिटिया घबराई। इलेक्शन धमाका, बड़ी खबर। पीएम मोदी ने आज राहुल गांधी पर बड़ा हमला बोला है। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस के नेता महाराष्ट्र में आकर संविधान की कोरी पन्ने वाली किताब लहराते हैं। यही कांग्रेस, उनका गठबंधन यहां महाराष्ट्र में आकर संविधान की झूठी किताब लहराता है, कोरे कागज वाली। ये कोरे कागज वालों की कटी पतंग का जमाना आ गया है। नेता गौरव भाटिया ने भी राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया है। गौरव भाटिया ने कहा कि कोरे कागज पर संविधान की किताब दिखाई जा रही है और यह संविधान की मूल भावना का हनन और संविधान का सीधे सीधे अपमान है। कहना गलत नहीं होगा, खोपड़ी हो सकती है, खोपड़ी खोलो तो उसमें बुद्धि नहीं होती है। वैसे ही राहुल गांधी जिस संविधान का कवर देते हैं उसको खोलो तो संविधान की मूल भावना का हनन अगर किसी ने किया है, संविधान का अपमान किसी ने किया है और 140 करोड़ भारतीयों का अपमान किसी ने किया है, तो ये लाल किताब वाले राहुल गांधी ने किया है। इलेक्शन धमाका, जातीय जनगणना। महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी ने एक बार फिर जातीय जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठाया। उन्होंने कहा कि देश के संस्थाओं में कितने दलित और आदिवासी हैं उसका पता चलना चाहिए। जाति जनगणना करते हैं, पता लगाते हैं इस देश में कितने दलित हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने पिछड़े वर्ग के लोग हैं। पता लगाते हैं हमारी संस्थाओं में आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। पता लगाते हैं मीडिया में कितने हैं। पता लगाते हैं इस देश का जो धन है, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनमें दलित कितने हैं, आदिवासी कितने हैं, पिछड़े वर्ग के कितने लोग हैं। दूध का दूध, पानी का पानी कर देते। मैंने उनके सामने बोला, चुप हो गए।
उसके बाद कहते हैं राहुल गांधी देश को बांटने की कोशिश कर रहा है। इलेक्शन धमाका महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, जहां प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने महाविकास आघाड़ी पर बड़ा हमला यहां पर किया है। एकनाथ शिंदे ने विपक्ष पर उनकी योजनाओं की नकल करने का आरोप लगाया और इसके साथ ही एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष के लोग झूठे हैं, उन्हें लोग माफ नहीं करेंगे। हमें फॉलो कर रहे हैं, हमारी सब योजनाएं ढाप रहे हैं, हमारे सब योजनाओं की नकल कर रहे हैं, तो इसलिए लोग बहुत समझदार है। मेरी लाडली बहना, लाडले भाई, लाडले किसान, किसानों को कर्ज माफ करने का निर्णय लिया, उन्होंने भी लिया, और ये हमारे पीछे पीछे दौड़ रहे और हमारी कॉपी कर रहे, इसलिए लोग को पता है ये देने वाले नहीं, ये प्रिंटिंग मिस्टेक वाले लोग हैं। यहाँ पर जब राजस्थान में, कर्नाटक में, हिमाचल में योजना शुरू कर दी, जीत गए और बाद में कहते पैसे नहीं है, केंद्र से पैसे मांगते, ये झूठे लोग हैं, मकार लोग हैं, ये फरेबी लोग हैं और जनता इन पर भरोसा नहीं करेगी। कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। किरीट सोमैया ने कहा कि कांग्रेस 1947 के पहले की मुस्लिम लीग बन गई है, और यही नहीं, कांग्रेस पर धर्म के नाम पर भड़काने का भी आरोप लगाया और कहा कि महाराष्ट्र में वापस से मुस्लिम लीग का राज लाना चाहती है कांग्रेस। एक तो 65 संस्थाओं को कांग्रेस के नेताओं ने उसका उपयोग कर रहे हैं, गली गली, गांव-गांव, बस्तियों में, इन मुस्लिम बस्तियों में सम्मेलन हो रहे हैं, मुस्लिमों की भावना धर्म के नाम से भड़काई जा रही है, और कांग्रेस ने उनको कह दिया हम आपकी सब मांगे पूरी करेंगे। तो क्या वापस महाराष्ट्र में मुस्लिम लीग का राज लाना चाहते हैं क्या? हम भी जा रहे हैं, प्रत्येक बस्ती में जाकर हम कह रहे हैं कि कांग्रेस का, मुस्लिम लीग का लव जिहाद, लैंड जिहाद, वोट जिहाद नहीं चलेगा। बटोगे तो कटेंगे। इलेक्शन धमाका, ईडी का डर। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी वालों ने ईडी का डर दिखाया, जिससे लोगों ने पार्टी छोड़ दी। कमजोर दिल वाले लोग पार्टी छोड़ते हैं। बीजेपी के साथ आने के लिए शिवसेना के नेताओं पर ऑफर या दबाव थे क्या? मेरे पे था ना, हमारे पे था, अनिल देशमुख पर था, अनिल परब पर था। जो भागकर चले गए वो मुख्यमंत्री बन गए, मंत्री बन गए। उनके सामने एक प्रस्ताव रखा था, मुख्यमंत्री मंत्री बनना है क्या जेल जाना है। लोगों ने मुख्यमंत्री और मंत्री बनने का रास्ता चुना, हम लोगों ने जेल जाने का रास्ता चुना, क्योंकि हम स्वाभिमानी है, अभिमानी है, महाराष्ट्र प्रेमी है। इलेक्शन धमाका, झारखंड विधानसभा चुनाव, जहां बीजेपी और जेएमएम एक दूसरे पर तीखे हमले कर रही है और हेमंत सोरेन ने एक तरफ बीजेपी पर सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया, तो बीजेपी ने पलटवार किया और पलटवार करते हुए कहा कि जनता के पैसों का लूट यहां पर किया गया है। डबल इंजन की सरकार, भाजपा की सरकार में कभी समय से पहले चुनाव नहीं हुआ, लेकिन इस बार समय से पहले चुनाव हो रहा है। आज आपके लिए हम काम करने बैठे हैं तो समय से पहले चुनाव करा दिया। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव आयोग, भारत सरकार की एजेंसियां, आज भारत सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की है उसकी कठपुतली बन के रह गई है। जैसा भारत सरकार, भाजपा की सरकार कहती है, वैसे ही ये संस्थाएं काम करती है। बिहार के उपचुनाव में एनडीए की जीत होगी और झारखंड में भी मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि वहां की सरकार, हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार है, वो झारखंड के सारे पैसे को लूट करके आलमगीर मंत्री जो बांग्लादेशी है उसके माध्यम से पैसा, बांग्लादेश के माध्यम से पैसा कहाँ गया, ये तो जांच का विषय है। इलेक्शन धमाका के
किसने फैलाई नफरत? झारखंड की सियासत से जुड़ी हुई यह खबर, जहां झारखंड में हेमंत सोरेन की पार्टी के नेता मनोज पांडे ने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी के लोग नफरत फैला रहे हैं, समाज और देश को तोड़ रहे हैं। झारखंड में बीजेपी को हार मिलने वाली है, यह भी कहा। क्यों नफरत फैला रहे हो? क्यों जहर उगल रहे हो? ये जहर खिलाने गिरोह जो जहर को ही अपना अस्त्र समझ के आज चुनाव में उतरी है, उनके बोल जहरीले हैं। भाई को भाई से लड़वाने वाले, नफरत पैदा करने वाले, समाज को तोड़ने वाले, देश को तोड़ने वाले, देश को गृह युद्ध की आग में झोंकने वाले ऐसे लोग क्यों विचलित हो जा रहे हो भाई? जन समर्थन देख के घबरा गए, एक महिला के सामने बेचैन हो गए। अरे वो शेरनी है इस झारखंड राज्य की, अभी तो पिक्चर बाकी है। इतने विचलित मत होइए, इंतजार कीजिए, एक करारी पराजय आपके सामने खड़ी है। इलेक्शन धमाका, सियासी संन्यास। एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता और मंत्री छगन भुजबल ने शरद पवार के राजनीति से संन्यास लेने वाले बयान पर बड़ी बात कही है। छगन भुजबल ने कहा कि शरद पवार घर पर बैठने वाले लोगों में से कतई नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वो एक दिन भी शांत नहीं बैठेंगे। नवाब मलिक को टिकट दिए जाने पर महायुति में मचे बवाल पर छगन भुजबल ने कहा कि यह पार्टी तय करती है कि किसको टिकट देना है और किसको नहीं। कोर्ट ने उन्हें अभी दोषी नहीं करार दिया है। पहले ही जो है शरद पवार ने बारामती में कहा है कि वो राजनीतिक संन्यास लेना चाहते हैं, ऐसा एक संकेत दिया है। इसके पहले भी वो दे चुके, आप भी उसके साक्षी रहे हैं। देखिए, मैं साफ बोलता हूँ, हो सकता है कि वो लोकसभा या राज्यसभा में शायद नहीं जाए, इतना ही। मगर इसका अर्थ जो है, आप ये मत लीजिए कि वो राजनीति छोड़ देंगे क्या और घर में बैठेंगे। उन्होंने कहा कि मैं समाज का आर्य तो करूँगा, मगर मैं दावे के साथ कहता हूँ वो घर में बैठने वाले आदमी नहीं है। उनको चैन भी नहीं पड़ सकता जब तक उनको लोग चाहिए क्या। और इतने सारी जो है प्रॉब्लम्स है, तकलीफें हैं, उसके बावजूद वो हमसे ज़्यादा काम करते हैं, घूमते हैं, बात करते हैं, मेहनत करते हैं, उठते हैं। और शायद वही उनका टॉनिक भी है, ऐसा मैं समझता हूँ। तो वो ये तो ठीक है कहना कि मैं संन्यास मतलब राजनीति से दूर रहूँगा या कहा क्या उन्होंने शब्द जो है यूज़ किया वो तो नहीं मुझे पता। बस वो संन्यास विन्यास की बात आप छोड़ दो। और कई बार जो है उन्होंने कोशिश तो की कि वो राज्यसभा में भी नहीं जाए, मगर लोगों का भी आग्रह था। हम लोगों भी नहीं उनको आग्रह कह देना आपको चाहिए, उधर सब बुजुर्ग लोग वहाँ बैठते हैं, आप जैसा आदमी राजनीतिज्ञ वहाँ चाहिए देश के लिए। तो वो तो घर में बैठेंगे नहीं, मगर हो सकता है कि शायद वो रोज राज्यसभा में नहीं जाए, मगर राजनीति तो वो करते रहेंगे। नवाब मलिक को लेकर जो है महायुति में काफी टनाटनी हुई, ये कह सकते हैं कि बीजेपी ने कहना था कि उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए क्योंकि उनके कुछ अंडरवर्ल्ड के साथ रिश्ते हैं। देखिए, अभी ये तो उनके ऊपर इल्ज़ाम है, इल्ज़ाम साबित तो नहीं हुए, साबित नहीं। और जब तक इल्ज़ाम साबित नहीं होते हैं हम उसको कैसे गुनहगार मान सकते हैं? ठीक है ना, अभी तो केस शुरू है। क्या वो खुद कहता है कि मेरा कोई संबंध है नहीं, तो तब तक तो ये तो कानून भी कहता है और हम सब लोग कहते हैं, जब तक कोई इल्ज़ाम कोर्ट में जो है इसको निकालना होता है, वो प्रूव नहीं होता है, तब तक वो जो है गुनहगार नहीं है। तो ठीक है, बीजेपी का अपना जो अपना ख्याल है, मत है, मगर अजीत दादा ने भी कह दिया कि भाई वो हमारे कैंडिडेट है और उनके ऊपर अभी तक इल्ज़ाम लगे हुए हैं, कोई प्रूफ तो नहीं किया। हमारे ऊपर तो कई बार इल्ज़ाम लगे। आपको ऑकवर्ड नहीं लगा कि जिन बीजेपी ने आपके ऊपर इतने आरोप किए थे, आज उन्हीं के साथ आप सत्ता में बैठे? ठीक है, देखिए, किसी ने आरोप किए तो सब लोग जो है उसके ऊपर तुरंत जो है भरोसा करना शुरू कर देते हैं। क्या अब मेरे ऊपर भी जो है तेलगी के आरोप लगा, मेरा भी इमीडिएट जो है इस्तीफा लिया गया। अब बताइए क्या करें फिर? तो
हम यही करते बैठे तो जाए कहाँ। और फिर जो है अगर उन्होंने हमसे जो है हमसे बुलाया है और मिनिस्ट्री में भी शामिल कर दिया है, मैं क्या समझता, हम सब लोग गए। एक तो हमने फुले शाहू अम्बेडकर का हमारा जो रास्ता है वो हमने नहीं छोड़ा है। हम कभी भी जाते हैं उससे जो है हम दूर नहीं हो सकते हैं, क्या वो रास्ते पर हम चल रहे हैं, अजय दादा भी जा रहे हैं। अब वहाँ जो गए, अगर हम नहीं जाते तो हम लोग जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी का विकास नहीं कर सकते थे।